नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा कुमार है। मैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ गायनी ऑन्कोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। जनवरी सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। इससे पहले हमने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाले थे सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के बारे में, सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके मद्देनज़र रखते हुए हमें काफ़ी सारे सवाल मिले हैं, काफ़ी सारे डाउट्स मिले हैं और आज हम उन्हीं डाउट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास कई सवाल आए लोगों के, तो वन बाय वन हम वो सवाल डील करते हैं कि ये क्या हमारे पास कॉमन डाउट्स आते हैं मरीज़ों से या लोगों से और इनके क्या जवाब हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है, सर्वाइकल कैंसर क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि सर्विक्स क्या है। सर्विक्स यूट्रस का माउथ है, तो इसका मतलब जो यूट्रस का माउथ जब इस पे सेल्स अबनॉर्मली ग्रो करने लगती हैं तो उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर, मतलब सर्वाइकल कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर में फ़र्क है और दोनों के इलाज में और दोनों के कारणों में भी फ़र्क है। क्योंकि आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हमारा सारा फोकस सर्वाइकल कैंसर, उसके कॉजेस और उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पे रहेगा। तो दूसरा सवाल जो हमारे पास आया है वो ये है कि क्या सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर ही है। इनफैक्ट 16% ऑफ इंडियन वुमेन सफ़र फ्रॉम दिस कैंसर और हर साल करीब 1 लाख नए केसेस डायग्नोज होते हैं, जिसमें से करीब 60,000 लोगों को हम नहीं बचा पाते हैं। इसका कारण ये है कि सर्विक्स कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग होती है, जो बचाव होता है, जो टेस्ट होते हैं, उसके बारे में लोग जागरूक नहीं हैं और वो ये टेस्ट टाइमली कराते नहीं हैं। इस कारणवश हमारी कंट्री में जो ये कैंसर है एडवांस स्टेजेस में पाया जाता है, जिसके कारण क्योर रेट्स कम होते हैं। यही अगर हम वेस्ट में देखें तो वेस्ट में सर्वाइकल कैंसर कॉमन नहीं है। इनफैक्ट इट कम्स समवेयर लाइक 14th और द 15th मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन वुमेन। इसका कारण ये है कि बाहर के देशों में महिलाएं अपना सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग या पैप स्मीयर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो रेगुलरली कराती हैं, जिसके कारण ये कैंसर डेवलप होने से पहले वाली जो स्टेज, जिसको हम प्री कैंसरस स्टेज बोलते हैं, उसमें डिटेक्ट होता है और तभी ट्रीट हो जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज विच वी हैव टू डील विद। तीसरा सवाल हमारे पास ये आया है कि सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स या जो वार्निंग साइंस हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, मतलब कि जो ब्लीडिंग रेगुलरली नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो रही है या फिर इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, या वेरी इंपॉर्टेंटली मेनोपॉज हो गया है और मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है। तो इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम है और एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है इस बीमारी का। दूसरे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं कि किसी को बहुत लंबे अरसे से फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज चला आ रहा है। कई बार लेडीज़ को वजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है, जिसका वो ट्रीटमेंट कराते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बट कोई महिला जो नहीं जा रही है टाइमली, या फिर उसको लंबे टाइम से चला आ रहा है, या फिर वो ठीक नहीं हो रहा है दवाइयों के बावजूद, तो ऐसी महिलाओं को अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। कभी कभी जब बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो ऐसे केसेस में पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जांघों में दर्द होना, ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। थर्ड एक कॉमन सवाल हमारे पास आता है कि सर्वाइकल कैंसर का कॉज क्या है, व्हाट इज द रीज़न, क्यों होता है ये सर्वाइकल कैंसर। तो एक चीज़ जो हमें इम्पॉर्टेंटली समझनी है वो ये है कि सर्वाइकल कैंसर किसी भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में हो सकता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक वायरस है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो जो ये वायरस होता है ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट्स में पाया जाता है, बट हमारी इम्यूनिटी इस वायरस को क्लियर ऑफ कर देती है।
कुछ केसेस में जहां इम्यूनिटी ये वायरस क्लियर नहीं कर पाती है, तो ऐसे केसेस में ये वायरस परसिस्ट करता है या रह जाता है और कुछ सालों में प्री कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बन सकता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि किसी महिला की अगर जल्दी शादी हुई हो, कई प्रेगनेंसीज हुई हो, कई बच्चे हों, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या फिर पुअर जेनाइटल हाइजीन है, मैल न्यूट्रिशन, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, या फिर किसी कारणवश इम्यूनिटी सप्रेस्ड है लाइक HIV इन्फेक्शन के कारण। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण HPV इन्फेक्शन क्लियर ऑफ पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। और जब HPV इन्फेक्शन पूरी तरीके से क्लियर ऑफ नहीं हो सकता है तो कुछ केसेस में ये प्री कैंसर और कैंसर बना सकता है, बट ये एकदम नहीं होता है। दिस हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। तो इसी कारण अगर हम सर्विक्स के लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करें तो ये जो चेंजेस होते हैं कैंसर में डेवलप होने से पहले, ये हम पहले पकड़ सकते हैं और उसी टाइम उसको ठीक कर सकते हैं। अब हमारे पास एक सवाल है कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस कैंसर के प्रति जागरूक होना। पहले ये समझना कि सर्विक्स क्या है, ये बच्चेदानी नहीं है, ये बच्चेदानी का मुंह है। दूसरा कि ये सर्वाइकल कैंसर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल कैंसर है, इससे बचाव हो सकता है बशर्ते हमें पता हो कि ये किस कारणवश होता है और इसको हम स्क्रीन कराएं। तो स्क्रीनिंग मतलब कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव होने के लिए हम 2 टेस्ट एडवाइस करते हैं। एक होता है पैप स्मीयर और दूसरा होता है HPV टेस्ट। पैप स्मीयर एक पेनलेस टेस्ट है जो कि जब हम गायनी चेकअप करते हैं, एक सॉफ्ट ब्रश से हम सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह से कुछ सेल्स इकट्ठी करती हैं और उनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें कुछ अबनॉर्मल चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, कुछ प्री कैंसरस या अर्ली कैंसरस चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। ये देख के हमें ये पता चलता है कि अगर कुछ अबनॉर्मल चेंजेस हैं तो हम उसको उसी वक्त ठीक कर दें, रादर देन दिस डेवलपिंग ओवर मेनी ईयर्स टू कैंसर। दूसरा टेस्ट होता है HPV टेस्ट। जैसा नाम आपको सजेस्ट करता है, HPV टेस्ट मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट। ये टेस्ट HPV वायरस को डिटेक्ट करता है जो हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं। सारे HPV वायरसेस ये कैंसर नहीं प्रोड्यूस करते, कुछ हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर में को डेवलप करते हैं। तो HPV टेस्ट उन हाई रिस्क स्ट्रेन्स को डिटेक्ट करता है और ये टेस्ट भी हम साथ के साथ पैप स्मीयर के साथ ले सकते हैं। जिस ब्रश से हम सेल्स इकट्ठी करते हैं पैप टेस्ट के लिए, उसी सैंपल से HPV टेस्ट भी हो सकता है। परंतु ये जानना ज़रूरी है कि HPV टेस्ट हम नॉर्मली सिर्फ 30 साल से ज़्यादा उम्र की लेडीज को एडवाइस करते हैं, मतलब इट इज़ एडवाइजेबल ओनली अबव 30 ईयर्स ऑफ एज। ये इसीलिए होता है क्योंकि 30 ईयर्स से कम उम्र की जो लेडीज़ हैं जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, उसमें HPV इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है और ज़्यादातर केसेस में हमारी इम्यूनिटी उस इन्फेक्शन को टेक केयर कर लेती है। इसीलिए ये जो टेस्ट होता है सिर्फ 30 साल से अबव लेडीज़ को हम एडवाइस करते हैं। तो जो हमारी यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीन करने के लिए, वो ये हैं कि 21 साल 21 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप से लेके 65 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप तक पैप स्मीयर या फिर पैप स्मीयर प्लस HPV टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर हम खाली पैप स्मीयर कराते हैं तो हमें 3 साल में एक बार पैप स्मीयर कराना है। अगर हम पैप स्मीयर और HPV टेस्ट दोनों कराते हैं, जिसको हम को टेस्ट भी बोलते हैं, तो वो 5 साल में एक बार कराना है। जैसा मैंने आपको बताया, HPV टेस्ट सिर्फ 30 ईयर्स से अबव एज ग्रुप में रेकमेंडेड है। तो ये रेकमेंडेड किया है, ये हम रेकमेंड करते हैं कि 21 साल से 30 साल तक, मतलब 21 to 30 ईयर्स, आपको 3 साल में एक बार अपना पैप स्मीयर ज़रूर कराना है। और 30 ईयर्स टू 65 ईयर्स, 30 साल से लेके 65 साल की उम्र तक पैप स्मीयर प्लस HPV टेस्ट 5 साल में एक बार कराना है। तो ये अगर आप कराएंगे तो आप काफ़ी हद तक इस कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं।
दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन से ही रिलेटेड है, और वो ये है कि एचपीवी वैक्सीन क्या है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, सर्वाइकल कैंसर एक हाई रिस्क एचपीवी स्ट्रेन्स के कारण होता है। तो एक वैक्सीन है जो इन स्ट्रेन्स को कवर करता है। जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन्स एचपीवी के जो सर्वाइकल कैंसर प्रोड्यूस करते हैं वो है 16 एंड 18 या 16-18। तो बेसिकली जो ये वैक्सीन है ये उन स्ट्रेन्स को कवर करता है। साथ के साथ वो कुछ 2 स्ट्रेन्स और हैं जो 6 और 11 स्ट्रेन्स हैं जिनके कारण जेनाइटल वॉर्ट्स होते हैं, तो उन स्ट्रेन्स को भी कवर करता है। तो जो ये वैक्सीन है ये एक बचाव है एचपीवी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि एचपीवी वैक्सीन अगर हम लगा लेंगे तो हमारे पास 100% प्रोटेक्शन है सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट। ये जानना ज़रूरी है कि जो एचपीवी वैक्सीन है वो करीब 70 से 70 to 75% स्ट्रेन्स कवर करता है एचपीवी के जो सर्वाइकल कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। जो रिमेनिंग 25 to 30% स्ट्रेन्स हैं वो इस वैक्सीन से कवर नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वैक्सीन है ये प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन है। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब है कि ये एचपीवी इन्फेक्शन को होने से बचाता है। जिनको ऑलरेडी एचपीवी इन्फेक्शन है उनको एचपीवी वैक्सीन लगाने से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये थेरेप्यूटिक वैक्सीन नहीं है, ये प्रिवेंटिव वैक्सीन है, मतलब कि एचपीवी इन्फेक्शन को होने से बचाता है, ना कि जो करंट एचपीवी इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है। अब ये वैक्सीन किन लोगों में रेकमेंडेड है? इट इज़ रेकमेंडेड इन यंग गर्ल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 9। जनरली इट इज़ गिवन टू यंग गर्ल्स बिटवीन 11 to 13 ईयर्स, मतलब कि 11 से 13 साल की उम्र की बच्चियों को ये कैंसर का वैक्सीन दिया जाता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। इसमें पाया गया है कि इस एज ग्रुप में जब हम ये वैक्सीन देते हैं तो इसकी एफिकेसी 95% से अबव होती है। बट इसको हम यंग गर्ल्स, टीनेजर्स और यंग वुमेन अप टू द एज ऑफ 26 ईयर्स भी दे सकते हैं। नॉर्मली 15 साल से कम उम्र की गर्ल्स को 2 वैक्सीन की डोजेस लगती हैं और 15 साल से ऊपर, 15 साल से अबव एज ग्रुप को 3 डोजेस लगती हैं। अभी तक हमारे पास एक क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन अवेलेबल था। क्वाड्री मतलब जो 4 स्ट्रेन्स को कवर करता है, जिसमें इंक्लूडेड हैं 16 और 18 जो कि हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट, और साथ में 6 और 11, 6 और 11 जिससे जेनाइटल वॉर्ट होता है। बट अब हमारे पास एक नोनावैलेंट वैक्सीन भी उपलब्ध है जो कि 9 स्ट्रेन्स को कवर करता है। हालांकि वो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन के अपेक्षा में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एचपीवी वैक्सीन के बारे में आपको 2 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। एक तो ये कि ये प्रिवेंटिव वैक्सीन है, थेरेप्यूटिक वैक्सीन नहीं है, मतलब कि ये किसी करंट एचपीवी इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेगा। दूसरा, एचपीवी वैक्सीन मिलने का मतलब ये नहीं है कि आगे चल के उस बच्ची को पैप स्मीयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोथ थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड, मतलब कि यंग गर्ल्स को हमें वैक्सीनेट करना है और जब वो बड़ी हो जाती हैं, मैरिजेबल एज में आ जाती हैं, सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, तो उनको पैप स्मीयर द्वारा या फिर 30 साल से ऊपर पैप स्मीयर प्लस एचपीवी टेस्ट द्वारा स्क्रीन करना है। तो दोनों चीज़ें हैव टू गो हैंड इन हैंड। जस्ट बिकॉज किसी को वैक्सीन लगा है इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में उसको पैप स्मीयर या एचपीवी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा एक कॉमन सवाल हमारे पास आता है कि ओल्डर एज ग्रुप, जैसे कि जो ऑलरेडी मैरिड लेडीज़ हैं, उनमें ये वैक्सीन दिया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि यंग गर्ल्स में इस वैक्सीन की एफिकेसी 95% से अबव होती है। बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है एंड यू आर ऑलरेडी मैरिड और सेक्सुअली एक्टिव, तो इस वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाती है। तो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में इस वैक्सीन की एफिकेसी इज़ ओनली 40%, केवल 40% एफिकेसी रहती है। तो हालांकि ओल्डर वुमेन अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स ये वैक्सीन लगा सकती हैं, बट उनको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें इस एज ग्रुप में वैक्सीन की एफिकेसी कम है, 40% है, और इन महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अपना पैप टेस्ट और एचपीवी टेस्ट टाइमली कराएं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, इससे हम कैंसर से बच सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं।
एक सवाल हमारे पास ये आया है कि अगर पैप टेस्ट और एचपीवी टेस्ट अबनॉर्मल है तो क्या होता है। अगर पैप स्मीयर या फिर एचपीवी टेस्ट या दोनों इनमें से कोई भी टेस्ट अगर अबनॉर्मल है तो ऐसे केसेस में आपका गायनेकोलॉजिस्ट या गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट सर्विक्स को मैग्नीफाइड व्यू में देखेगा, जिसको हम कॉल्पोस्कोपी बोलते हैं। उसमें हम सर्विक्स का एक मैग्नीफाइड व्यू देखते हैं एंड फिर हम कोई अबनॉर्मल एरिया जो होता है उससे सर्विक्स से बायोप्सी लेते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें कुछ प्री कैंसरस या अर्ली कैंसरस चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट इनका एडवाइस करते हैं। अब सवाल आता है ट्रीटमेंट का कि सर्वाइकल कैंसर का कैसे पता चलता है, ये कैसे डायग्नोज होता है और ये कैसे ट्रीट होता है। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर के जो वार्निंग साइंस मैंने आपको पहले बताए, इरेगुलर ब्लीडिंग या मतलब कि मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना या पीरियड्स के बीच में रेगुलर ब्लीडिंग होना, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्चार्ज होना, कमर में दर्द, पेट में दर्द या जांघों का दर्द जो है ये साइड बाय साइड होना, ये वार्निंग साइंस के कारण के साथ जनरली पेशेंट हमारे पास आता है, या गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास। फिर हम लोग उसका पूरा से एग्जामिन करते हैं, उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं और साथ में जो भी सर्विक्स का एक अबनॉर्मल एरिया या अगर उस पर कोई ग्रोथ है तो उससे बायोप्सी ली जाती है। वो बायोप्सी को टेस्ट के लिए भेजा जाता है, ये देखने के लिए कि इसमें कैंसर है या नहीं है। और अगर कैंसर होता है तो फिर हम इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं, जिसमें एमआरआई इंक्लूडेड है, और अगर कोई केस एडवांस्ड है तो उस केस में पेट स्कैन भी एडवाइस होता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो लोग लेकर आते हैं हमारे पास वो ये है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। तो ये एक कंप्लीट मिथ है, बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है। सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह वजाइना में ओपन होता है। अगर हम बायोप्सी उसका नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्या बीमारी है और कहाँ तक फैली है, पहली बात। दूसरी बात, बायोप्सी करने से बीमारी नहीं फैलती है। अगर आप ट्रीटमेंट उसका नहीं कराते हैं तो बीमारी फैलती है। तो बायोप्सी करने से बीमारी के फैलने का कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आपके केस में कोई आपका जान पहचान वाला है जिसको ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उनको समझाइए कि बायोप्सी से ना कतराएं, क्योंकि जब तक हम बायोप्सी नहीं करेंगे हमें बीमारी का आगे पता नहीं चलेगा और हम ट्रीटमेंट भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। तो जब बायोप्सी हो जाती है, साथ में एमआरआई या फिर एडवांस्ड केसेस में पेट स्कैन हो जाता है तो हमें बीमारी की स्टेज का पता चलता है। जैसे कोई भी कैंसर है, कैंसर में 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें होता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 बीमारी सर्वाइकल कैंसर में स्टेज 1 बीमारी वो है जो सर्विक्स तक सीमित है, मतलब कि वो सर्विक्स के बियॉन्ड कहीं और फैली नहीं है। जो स्टेज 2 की बीमारी है वो सर्विक्स के बियॉन्ड फैल के पेल्विस में आई है। स्टेज 3 का मतलब ये होता है कि सर्विक्स के बियॉन्ड बीमारी फैल के यहाँ पे मसल्स, जो हमारी पेल्विक मसल्स हैं, वहाँ तक जा रही है, या फिर हमारी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं या नसें होती हैं, उसके आजू बाजू छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। अगर वो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। और स्टेज 4 होता है कि या तो वो आगे पेशाब की थैली या लैट्रिन के रास्ते में फैल गई है या फिर पेट में या छाती में कहीं और फैल गई है। तो जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो स्टेज के अकॉर्डिंग होता है। जो शुरुआत की स्टेज होती है, मतलब कि जो बीमारी सर्विक्स तक सीमित है और छोटी है साइज में, तो ऐसे केसेस में हम सर्जरी ऑफर करते हैं और इस सर्जरी का नाम होता है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी विथ लिम्फ नोड डिसेक्शन। इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि हम खाली बच्चेदानी नहीं निकाल रहे हैं, बट बच्चेदानी के आसपास का जो टिश्यू है वो भी निकाल रहे हैं, और साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं उसके आजू बाजू जो ग्लैंड्स हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं वो भी निकाल रहे हैं। ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर की जो सर्जरी है, जो टाइप की हिस्टेरेक्टमी हम सर्वाइकल कैंसर में करते हैं, जिसको हम रेडिकल हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, वो एक सिंपल हिस्टेरेक्टमी से अलग है। हमारे पास कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको बाहर कहीं सर्विक्स में कोई गांठ किसी को पता चली और उन्होंने बाहर जाके सिंपल हिस्टेरेक्टमी करा ली। सिंपल हिस्टेरेक्टमी इस बीमारी का इलाज नहीं है।
बल्कि वो एक इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट है या गलत ट्रीटमेंट है। सिंपल हिस्टेरेक्टमी जो हम रसौली के लिए या नॉन कैंसरस कंडीशंस के लिए करते हैं, वो हिस्टेरेक्टमी इस बीमारी के लिए इलाज नहीं है। इसमें हमें बच्चेदानी के अलावा वजाइना का अपर पार्ट, बच्चेदानी के आसपास का टिश्यू, ब्लड वेसल्स के आसपास जो लिम्फ नोड्स हैं वो सब निकालने होते हैं। तो इसको हम रेडिकल हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, जो कि एक बिनाइन कंडीशन, मतलब कि बच्चेदानी में रसौली होना या कुछ और कारण से जो आप सिंपल हिस्टेरेक्टमी करा रहे हैं उससे अलग होती है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि अगर कोई महिला है ऐसी जिसको ये कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो प्लीज़ उसका सिंपल हिस्टेरेक्टमी इलाज नहीं है। आप अपने गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, वो आपको बताएंगे कि इसमें रेडिकल हिस्टेरेक्टमी होती है, वो कैसे अलग होती है और उसका ट्रीटमेंट क्यों अलग है। अगर बीमारी स्टेज 1 से बढ़ गई है, मतलब कि स्टेज 2, स्टेज 3 में है या फिर एडवांस स्टेजेस में है, तो इसका इलाज रेडिएशन द्वारा होता है। नॉर्मली जो लोकली एडवांस्ड सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं उसमें हम रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन में एक्सटर्नल और इंटरनल रेडिएशन 2 चीज़ें होती हैं। एक्सटर्नल रेडिएशन करीब 5 to 6 वीक्स दिया जाता है, जिसके साथ एक छोटी डोज ऑफ कीमोथेरेपी दी जाती है रेडिएशन का इफेक्ट बढ़ाने के लिए। जब ये एक्सटर्नल रेडिएशन ख़त्म हो जाता है तो 3 to 5 इंटरनल रेडिएशन दिया जाता है और फिर पेशेंट को फॉलोअप पे रखा जाता है। जहाँ बीमारी स्टेज 4 में है, एडवांस्ड केसेस में है या बीमारी वापस आ गई है, तो ऐसे केसेस में हमें कई बार कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। जब एक बार कैंसर का इलाज हो जाता है, चाहे वो सर्जरी के द्वारा हो, चाहे वो रेडिएशन के द्वारा हो और कीमोथेरेपी के द्वारा हो, तो पेशेंट को उसके बाद फॉलोअप पे रखना पड़ता है। फॉलोअप नॉर्मली पहले 2 साल हर 3-3 महीने पे मरीज़ हमारे पास फॉलोअप के लिए आते हैं। फिर 2 साल जब ख़त्म हो जाते हैं तो 6-6 महीने पे, और 5 साल के बाद साल में 1 बार। ये फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप का मतलब ये है कि अगर बाय चांस किसी को ये बीमारी वापस आती है तो वो जल्दी पकड़ी जाए और उसका इलाज तुरंत हो सके। इसीलिए फॉलोअप पे बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। खाली ट्रीटमेंट तो ऑफ कोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बीमारी का, पर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद फॉलोअप भी एकदम एसेंशियली इम्पॉर्टेंट है। तो फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम कुछ सवाल लेंगे, जो कुछ डाउट्स हैं जो हमारे पास आए हैं। एक डाउट ये है, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूंगी फिर इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगी। I have been tested positive for HPV. Does that mean that I have or I will develop cervical cancer? तो इन लेडी ने हमसे ये पूछा है कि मैंने अपना एक टेस्ट कराया HPV का जो कि पॉजिटिव आया है, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे सर्वाइकल कैंसर है या फ्यूचर में मुझे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? तो देखिए, पहली बात तो जो हमने बताई थी, HPV टेस्ट सिर्फ 30 साल से अबव एज की लेडीज़ में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खाली HPV टेस्ट के पॉजिटिव होने से मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर है या आगे हो सकता है। HPV टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव है तो ऐसे केसेस में हम आपका पैप स्मीयर भी चेक करते हैं कि पैप स्मीयर पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जहां हमें डाउट होता है तो हम कॉल्पोस्कोपी करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि सर्विक्स को एक मैग्नीफाइड व्यू में एक गायनेकोलॉजिस्ट या गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट देखता है और कोई अबनॉर्मल एरिया से बायोप्सी लेता है। तो अगर उस बायोप्सी में कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। तो खाली HPV इन्फेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बीमारी है। ज़्यादातर केसेस में, मोर देन 95% केसेस में HPV इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी क्लियर ऑफ कर देती है। बट कुछ केसेस में जहाँ ये HPV इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाता है तो ऐसे केसेस में ये बीमारी बना सकता है। बट अगर आप रेगुलरली अपने आप को स्क्रीन करा रहे हैं तो बाय चांस अगर आपका HPV टेस्ट पॉजिटिव आता है, पैप स्मीयर में कुछ एब्नॉर्मैलिटी आती है, तो हम उसको कॉल्पोस्कोपी करके देखते हैं, बायोप्सी करके देखते हैं। अगर बायोप्सी में कुछ आता है तो उसको तभी के तभी ट्रीट कर देते हैं। दूसरा सवाल ये है, अगेन ये इंग्लिश में है तो मैं पहले ये ही इंग्लिश में ही पढ़ूंगी। आई एम इन अ मोनोगैमस रिलेशनशिप, डू आई स्टिल नीड अ पैप स्मीयर?
ये महिला हमसे ये पूछ रही हैं कि इनका एक ही पार्टनर है, इनके कोई मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है, क्या इनको फिर भी पैप स्मीयर की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है हाँ जी। रीज़न ये है कि HPV इन्फेक्शन मोनोगैमस रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ठीक है। तो HPV इन्फेक्शन क्योंकि किसी भी सेक्सुअली एक्टिव महिला को हो सकता है और हमें ये देखना है कि वो रैपिडली क्लियर हो रहा है, इसके कारण कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो यस द आंसर इज कि इवन अगर आपका सिंगल पार्टनर है या आपका कुछ साल पहले एक पार्टनर था और अभी आप एक्टिव नहीं हैं, तो भी आपको अपना पैप स्मीयर ज़रूर करवाना चाहिए। तीसरा सवाल ये है, कैन आई बी सेक्सुअली एक्टिव आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर? मतलब कि सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद क्या मैं अपनी फिजिकल लाइफ जी सकती हूँ या नहीं? तो हाँ जी, बिल्कुल आप जी सकते हैं। अगर हम सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी द्वारा करते हैं तो सर्जरी में हम अपर 1 to 2 सेंटीमीटर वजाइना निकालते हैं। हालांकि ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर वजाइना है, आपका रिमेनिंग वजाइना एडिक्वेट होता है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी आगे परस्यू करने के लिए। अगर आपका ट्रीटमेंट रेडिएशन द्वारा होता है तो भी हम पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाए तो आप कंप्लीटली फिजिकली फिट हैं और आप अपनी नॉर्मल फिजिकल सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे आपको कोई हार्म नहीं है, या फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको या सेक्सुअल एक्टिविटी करने से ये बीमारी के वापस आने का क्षमता, ये सब कुछ डाउट्स होते हैं पेशेंट्स में, तो वो हम उनको यही बताते हैं दैट यू कैन गो अहेड एंड बी सेक्सुअली एक्टिव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा सवाल ये है, कैन आई कंसीव आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर? मतलब कि अगर मेरा सर्वाइकल कैंसर मुझे हुआ और मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद क्या मेरे को बच्चा हो सकता है या नहीं? देखिए, जो ये कैंसर हमारी कंट्री में पाया जाता है, जनरली 40 to 45 एज ग्रुप एक कॉमन एज ग्रुप है और एक 55 to 60 एक कॉमन एज ग्रुप है। फिर भी क्योंकि आजकल कुछ लेडीज़ हैं जो अपने बच्चे लेट करती हैं या लेट मैरिज होती है, तो कभी कभी आजकल हमें अर्ली स्टेज में भी, मतलब अनमैरिड, नॉट अनमैरिड बट यंग वुमेन में जिन्होंने अपनी फैमिली नहीं कंप्लीट की है, उनमें भी ये सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर हम सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी द्वारा कर रहे हैं जिसमें हम रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपकी रेडिकल हिस्टेरेक्टमी हो गई तो आगे बच्चा नहीं कंसीव कर सकते। सिमिलरली अगर आपको रेडिएशन मिला है तो वो रेडिएशन ओवरीज और यूट्रस को भी जाता है, तो जनरली उसके बाद बच्चा नहीं हो सकता। परंतु कुछ यंग लेडीज़ जिन्होंने अपनी फैमिली अभी स्टार्ट नहीं की है या दे वांट मोर चिल्ड्रन और उनका बहुत शुरुआत का कैंसर है जो कि 2 से 4 सेंटीमीटर से कम साइज़ का है, तो उसमें एक ट्रीटमेंट उपलब्ध होता है जिसको हम रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी बोलते हैं। रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी में हम केवल सर्विक्स, जो इन्वॉल्व सर्विक्स है और उसके आजू बाजू का टिश्यू निकालते हैं और उसके बाद यूट्रस और वजाइना को स्टिच कर देते हैं। तो अगर फीमेल उस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल है, मतलब कि शी इज़ यंग, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर फैमिली और उनकी बीमारी बिल्कुल सर्विक्स तक सीमित है और छोटी है साइज़ में, आइडियली 2 सेंटीमीटर से कम या फिर एटलीस्ट 2 to 4 सेंटीमीटर्स, तो ऐसे केसेस में हम रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, जिसमें हम सर्विक्स और उसके आसपास सराउंडिंग टिश्यू निकालते हैं और फिर यूट्रस और वजाइना को स्टिच कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में लाइव प्रेगनेंसी रेट्स करीब 60% रेट्स पाए गए हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो लेडीज़ आगे जाके कंसीव कर सकती हैं। कभी कभी लेडीज़ का एक कंसर्न ये होता है कि उनको बच्चा नहीं करना बट उनको अपना ओवरीज मतलब हार्मोनल फंक्शन बचाना है, क्योंकि ओवरीज जो हैं आपकी वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जो आपके लिए लाभदायक होता है, जो आपकी बोन्स को, हार्ट को, स्किन को सब हेल्दी रखता है। तो अर्ली केसेस में जहाँ हम रेडिकल हिस्टेरेक्टमी मतलब कि हम सर्जरी करते हैं, तो ऐसे केसेस में एक ऑप्शन ये होता है कि हम ओवरीज को ना निकालें बशर्ते बीमारी शुरुआत की स्टेज की हो, और फिर उन ओवरीज को हम ट्रांसपोज मतलब कि उसको यूट्रस से अलग करके पेट पे ऊपर स्टिच कर देते हैं, ताकि अगर आगे उनको रेडिएशन की ज़रूरत पड़े तो वो ओवरीज इफेक्ट ना हो। तो हार्मोनल फंक्शन बचाने का भी एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास होता है, बट इट इज़ ओनली फॉर एलिजिबल फीमेल्स।
एक क्वेश्चन अब ये आता है कि इस कैंसर रेकरेंस पॉसिबल आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर, मतलब कि एक बार अगर आपका ट्रीटमेंट हो गया है तो क्या बीमारी दोबारा वापस आ सकती है। देखिए, दिस इज़ ट्रू फॉर एनी कैंसर। कोई भी कैंसर अगर है तो वो उसकी क्षमता होती है वापस आने की, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जो दोबारा कैंसर सेल्स में निर्मित हो सकती हैं। शुरुआत की स्टेज के कैंसर्स का वापस आने का जो चांस होता है वो कम होता है। जैसे जैसे बीमारी का स्टेज बढ़ता है उसके वापस आने का चांस बढ़ जाता है। तो लाइक एनी अदर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का भी रेकरेंस के चांसेस रहते हैं। शुरुआत की स्टेज में जहाँ क्योर रेट्स आर अबव 85 to 90%, बीमारी के वापस आने के चांसेस 10% to 15% रहते हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे चांसेस रेकरेंस के बढ़ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, स्टेज 2 में वापस आने की क्षमता करीब 25% रहती है, स्टेज 3 में वापस आने की क्षमता करीब 50% रहती है। किसको बीमारी वापस आएगी, कब बीमारी वापस आएगी, इसके लिए कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो तो आप प्लीज़ फॉलो अप रेगुलरली करें। पहले 2 साल एवरी 3 मंथ्स, देन वंस इन 6 मंथ्स, और जब 5 साल समाप्त हो जाए तो साल में एक बार। फॉलो अप करने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी वापस नहीं आएगी। फॉलो अप करने का मतलब ये है कि अगर बीमारी वापस आती है तो रेगुलर फॉलो अप से वो जल्दी पकड़ी जाए और उसका इलाज तुरंत हो सके। अब कुछ सवाल हमारे पास आए हैं। I don't have a family history of cervical cancer. Am I at risk of having cervical cancer? इन्होंने हमसे ये पूछा है कि मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है सर्वाइकल कैंसर की, क्या मुझे फिर भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। देखिए, 85% कैंसर्स जो हम में होते हैं वो स्पोरैडिक होते हैं, मतलब कि उसमें कोई फैमिली हिस्ट्री, कोई जेनेटिक कॉज नहीं होता। जो सर्वाइकल कैंसर है उसका कॉजेटिव एजेंट है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, विच इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट्स। सो एनी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन इज एट अ रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी यू आर एट अ रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो यस, आपको अपना टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। इसमें सर्वाइकल कैंसर में फैमिली हिस्ट्री लेस इम्पॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बट आपको फिर भी फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी हर वुमेन, हर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन शुड गेट देमसेल्व्स स्क्रीन्ड। दूसरा सवाल ये है, विल यूजिंग कॉन्डम्स व्हाइल हैविंग सेक्स प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट HPV? इन्होंने ये पूछा है कि अगर हम कॉन्डम का इस्तेमाल करें तो क्या हमारा HPV इन्फेक्शन का चांस कम होता है। आंसर है यस, बिल्कुल। ये कॉन्डम्स डू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HPV, मतलब कॉन्डम्स यूज़ करने से आपका HPV इन्फेक्शन का जो फैलाव है वो कम होता है। कॉन्डम्स का ये फ़ायदा ज़रूर है, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना टेस्ट नहीं कराएं। कॉन्डम्स यूज़ करिए, इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस। नॉट ओनली डज इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट इट ऑल्सो प्रिवेंट्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसका मतलब ये है कि कॉन्डम्स ना केवल प्रेगनेंसी को रोकते हैं बट वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग HPV उसको भी रोकते हैं। तो कॉन्डम्स एक हेल्दी प्रैक्टिस है, बट इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि अगर आप कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पैप स्मीयर फिर भी कराना है। विल द ट्रीटमेंट पुट मी इनटू मेनोपॉज अर्ली? देखिए, हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। इन्होंने ये पूछा है कि अगर मैं ये ट्रीटमेंट कराती हूँ सर्विक्स के कैंसर का, क्या मुझे मेनोपॉज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर अर्ली स्टेज में आपकी बीमारी है तो जो हम सर्जरी करते हैं उसमें हम यूट्रस, सर्विक्स, अपर वजाइना, उसके आसपास का टिश्यू और लिम्फ नोड्स तो निकालते हैं। जैसा मैंने बताया, कुछ अर्ली केसेस जो होते हैं उसमें हम ओवरी प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब ओवरी को नहीं निकालते हैं और साथ में उस ओवरी को यूट्रस से डिटैच करके, यूट्रस से अलग करके यहाँ पे पेट पे ऊपर स्टिच कर देते हैं, ताकि अगर कुछ केसेस में सर्जरी के बाद रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है तो रेडिएशन का प्रभाव ओवरीज पे कम पड़े और हमारा हार्मोनल फंक्शन बना रहे।
तो उन केसेस में जहाँ हम ओवरीज प्रिजर्व कर रहे हैं तो उन केसेस में डेफिनेटली हमारा हार्मोनल फंक्शन बना रहता है। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका यूट्रस निकल गया है तो पीरियड तो नहीं होंगे, बट अगर आपकी ओवरीज बची हुई हैं तो ऐसे केसेस में आपका हार्मोनल फंक्शन बचा रहेगा। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हर केस में हम ओवरी नहीं प्रिजर्व कर सकते, ओनली कुछ सिलेक्टेड केसेस हैं जिसमें हम ओवरीज को प्रिजर्व करके ऊपर हिच अप कर सकते हैं, जिसको हम ओवेरियन ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। हाँ, अगर आपका ट्रीटमेंट रेडिएशन द्वारा हुआ है, मतलब कि अगर आपका बीमारी एडवांस्ड है, स्टेज 2 ऑनवर्ड्स है और आपको रेडिएशन मिला है, तो ऐसे केसेस में जो रेडिएशन है वो ओवरीज को इफेक्ट करता है और ओवरीज कुछ दिन में काम करना बंद कर देती हैं और उनका हार्मोनल फंक्शन भी चला जाता है। तो यू आर राइट, उसके बाद रेडिएशन के बाद अब जब आपकी ओवरीज काम नहीं करेंगी तो आपको अर्ली मेनोपॉज हो जाएगा। बट किसी भी ट्रीटमेंट का बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमें हर ट्रीटमेंट का बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट लेके चलना है। अगर किसी ट्रीटमेंट का बेनिफिट ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपके केस में बीमारी थोड़ी बड़ी हुई है, स्टेज 2 ऑनवर्ड्स है और रेडिएशन आपके लिए एसेंशियल है, तो ऐसे केसेस में वी हैव टू एक्सेप्ट दैट साइड इफ़ेक्ट कि हाँ, ओवरीज अगर इफ़ेक्ट होंगी तो अर्ली मेनोपॉज होगा, बट मेरे लिए ये ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ट्रीटमेंट मैं नहीं लूँगी तो मेरा कैंसर आगे ठीक नहीं हो पाएगा। फिर एक सवाल आता है, विल आई नीड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आफ्टर ट्रीटमेंट, इफ़ सो इज़ इट सेफ? गुड क्वेश्चन, अगेन बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने ये पूछा है कि अगर मेरा ट्रीटमेंट हो जाता है तो क्या मुझे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है, और अगर मैं ले सकती हूँ क्या ये सेफ़ है? तो देखिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर आपका फॉर इंस्टेंस रेडिएशन होता है और ये जो कैंसर है ये हार्मोनली रिसेप्टर पॉजिटिव नहीं है, एक टाइप का कैंसर होता है जिसको हम स्क्वैमस कैंसर बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली हम, अगर आपको बहुत सारे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं मेनोपॉज के जो कि बाकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, मतलब कि जैसे हॉट फ्लैशेस हैं या मूड इरिटेबिलिटी है, ये जो सारी कंडीशंस होती हैं मेनोपॉज के बाद, उनको ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ होती हैं बिफोर वी मूव ऑन टू हार्मोनल मेडिकेशंस। मतलब कि हार्मोनल मेडिकेशन से पहले कुछ और दवाइयाँ भी हैं जिनके द्वारा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इन सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। अगर उन दवाइयों से ये ट्रीटमेंट, ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये नहीं जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने का रूल ये है कि हम कम से कम डोज यूज़ करें और कम से कम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करें। तो कुछ पेशेंट्स जिनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और वो नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में, सिलेक्टेड केसेस में हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। विल आई नीड अ स्पेशल डाइट आफ्टर ट्रीटमेंट? क्या ट्रीटमेंट के बाद मुझे एक अलग डाइट की ज़रूरत है? नहीं, आपको कोई अलग स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल डाइट खा सकते हैं, रेगुलर चेकअप पे आएँ, डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर एक सवाल ये है कि हाउ ऑफन विल आई नीड टू हैव फॉलो अप एग्ज़ाम्स एंड इमेजिंग टेस्ट? कि मतलब मुझे कितना फ्रीक्वेंटली फॉलो अप के लिए आना पड़ेगा और क्या क्या टेस्ट कराने पड़ेंगे? तो मैंने जैसा आपको बताया था, पहले 2 साल आपको 3-3 महीने पे आना है, फिर 2 साल जब पूरे हो जाएंगे तो 6-6 महीने पे, मतलब साल में 2 बार, और फिर 5 साल के बाद साल में 1 बार। फॉलोअप में हम आपको एग्जामिन हर विजिट पे करेंगे, हर विजिट पे हम आपको एग्जामिन करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको एक इमेजिंग एडवाइस करते हैं। ये नहीं होता है कि आपको हर विजिट पे पेट स्कैन कराना है या हर विजिट पे सीटी स्कैन कराना है, वो आपका जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो देखेगा, एग्जामिन करेगा, उसके हिसाब से वो बताएंगे कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली क्या ज़रूरत है। ज़्यादातर केसेस में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और मे बी साल में 1 बार एक सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, बट दिस इज़ ऑन अ केस टू केस बेसिस, मतलब कि हम पेशेंट से सिम्टम्स पूछेंगे, उनसे देखेंगे क्या उनको ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली फिर एडवाइस करेंगे। अब कोई और सवाल हम देख लेते हैं। Does the stem cell banking help in the cure of cervical cancer? किसी का एक ये सवाल है कि
स्टेम सेल बैंकिंग, मतलब जो हमारी स्टेम सेल्स हैं, इसमें क्या सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट का कोई रोल है? देखिए, एज ऑफ नाउ नो, अभी नहीं, बट ऐसा हो सकता है रिसर्च में आगे स्टेम सेल पे जो रिसर्च चल रही है उसमें रेकरेंस में रोल आए स्टेम सेल्स का। अभी एज ऑफ नाउ अपफ्रंट जो हमारा रोल है वो जो रोल है वो इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में सर्जरी का है और एडवांस स्टेजेस में रेडिएशन का है। स्टेम सेल का एज ऑफ नाउ कोई रोल नहीं आया है, बट स्टेम सेल पे रिसर्च खाली सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड नहीं, बाकी कई कैंसर से रिलेटेड चल रही है। तो आगे ऐसा हो सकता है स्टेम सेल थेरेपी का रोल किसी रेकरेंस में, किसी और कैंसर में आए तो सर्वाइकल कैंसर में भी वो रिजल्ट्स रेप्लिकेट हों, बट एज ऑफ नाउ नो। द आंसर फॉर दैट इज एज ऑफ नाउ नो। और कोई सवाल? ठीक है, आई थिंक दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। तो अभी जैसा हमने जाना, सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी महिलाएं स्क्रीनिंग नहीं कराती, तो इसीलिए हमारी कंट्री में एडवांस्ड केस में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे क्योर रेट्स कम हैं। पर अगर हम अपना रेगुलरली सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराएं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के क्या माध्यम हैं? 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं उनको अपना पैप्समियर कराना है 3 साल में एक बार, या फिर 30 ईयर्स से ऊपर पैप्समियर प्लस HPV 5 साल में एक बार। इसके अलावा जो यंग गर्ल्स हैं उनको HPV वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। अब हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और अभी हाल फिलहाल में हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने ये वैक्सीन, जो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, वो बनाया है, जो कि अब लेसर कॉस्ट पे अवेलेबल होगा एंड इट विल बी अवेलेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो जो यंग गर्ल्स हैं, जो यंग एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, इनको ज़रूर वैक्सीनेट करें। इसके अलावा टीनेजर्स और यंग वुमेन अप टू द एज ऑफ 26 ईयर्स, उनको भी वैक्सीनेट करें। साथ के साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो वैक्सीनेटेड गर्ल्स हैं उनको बड़े होकर आफ्टर मैरिज अपना पैप्समियर भी ज़रूर कराना है। अगर किसी कारणवश आपको ऐसे कोई वार्निंग सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि इरेगुलर ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, या फिर इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्चार्ज होना, तो प्लीज़ अपने गायनोकोलॉजिस्ट या गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। वो आपको देखेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर कुछ ऐसा लगता है तो बायोप्सी भी करनी पड़ती है, जिसके कारण कोई बीमारी कहीं नहीं फैलती है। तो ये मिथ अपने दिमाग में ना रखें। और इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है। अगर ये अर्ली स्टेज में पाया जाता है तो ट्रीटमेंट सर्जरी द्वारा होता है। एडवांस्ड केसेस में इसको हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी द्वारा ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस एट अमृता हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच।